तो स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। और बिहार में मद्य निषेध सिपाही भर्ती को लेकर 679 पदों की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके रिगार्डिंग ये आज का पहला सेट है। आप भी यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट दें, यहाँ पे देखें कितना क्वेश्चन आपसे सही बन रहा है और आंसर आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, आंसर करने का प्रयास करें, वीडियो को पॉज कर लें और फिर इसको बनाने का कोशिश करें और खुद से आंसर देने का कोशिश करें ताकि आपसे एग्जाम में जब भी पूछा जाए ऐसे प्रश्न तो आप इसके उत्तर यहाँ पे कर सकें। तो देखिए पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पे क्या होगा, तो बिल्कुल उत्तर जिनका आ रहा है 10% की हानि। देखिए कोई भी वस्तु जो है 8 रुपए में खरीदी जाती है और 6 रुपए की दर से उसको बेच दी जाती, मतलब कि 6 रुपए की दर से उसको खरीदी जाती है ना, 8 रुपए में। और दूसरा है कि यहाँ पे उन्हें 12 रुपए में 10 रुपए की दर से बेच दी जाती है। तो यहाँ पे 12 रुपए में 10 रुपए की दर से बेच दी जाती है, यानी कि ये देखिएगा अगर यहाँ पे 2 छक 12 2 पचे 30, यानी कि खरीदी जाती है 4/3 रुपए में और बेची जाती है उसको 6/5 में। तो जाहिर सी बात है कि जो खरीदने का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कितना है, ज़्यादा है और बेचने का अमाउंट यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे हानि प्रतिशत होगा। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है मित्रों, यहाँ पे याद रखेंगे, हानि प्रतिशत होता है हानि, जितना भी हानि होगा इसमें से घटा लीजिएगा इसको, है ना, जितना भी हानि होगा इंटू 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है हमारा क्या है, तो 4/3 ही तो निकला है, ये क्रय मूल्य है हमारे, इसमें खरीदे जाते हैं और इसमें बेचे जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10%, यहाँ पे आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल बहुत ही आसान है, यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप लोग देखिएगा, यह 0 डिग्री इज लेस देन थीटा एंड 90 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा। जब ये सिचुएशन दिया रहे तब आपको एक इक्वेशन दिया है 3b कोसेक थीटा इज इक्वल टू a सेक थीटा, जी हाँ, और 3a सेक थीटा माइनस b कोसेक थीटा इज इक्वल टू 8। तो 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए जब आप इसके फॉर्मूला पे जाएंगे, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, जी हाँ, कि 1/sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे, और यही, और 1/cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो जब आप फॉर्मूले पे आएंगे तो 3 इंटू, जी हाँ, ये इस फॉर्मूले पे रखिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, तो 3 इंटू 3b कॉसेक थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 8a कॉस थीटा इज इक्वल टू 3b कॉसेक थीटा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर हमारा बी, जो सॉरी 9 आ जाएगा, यहाँ पे उत्तर यहाँ पे बी कर लेंगे। देखिए एक सवाल है कि 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 कमाते हैं, मतलब कि 5 घंटे काम करके 10 पुरुष जो है कितना कमा लेता है, 300 रुपये कमा लेता है। 10 घंटे प्रति दिन कार्य करने वाला 15 पुरुष कितना कमाएगा। आसान सा सवाल है, जी हाँ। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप M1 H1 D1 वाला फॉर्मूला याद रखा करें, है ना, कि M1 H1 इज इक्वल टू कितना रुपए कमा रहा है ये, तो 300 कमा ले रहा है भाई, और ये कितना 5 घंटे काम करके 10 पुरुष, है ना, और ये M2 H2 कर लीजिएगा यहाँ पे, बटे में कितना ये कमा ले रहा है, तो ये कितना कमाएगा, तो हमें ये रुपया निकालना है इसका, ठीक है, ये रुपया R2 निकालना है। ठीक, अब हमें R2 निकालना है, ध्यान रखिएगा। और ये जो फॉर्मूला बढ़ेगा, M1 यहाँ पे हो जाएगा 10 पुरुष है और H1 यहाँ पे 5 है, यानी कि 10 गुने 5 यानी कि 50/300 हो जाएगा। और यहाँ पे इजिकल टू M1 H1 कितना है भाई, तो H1 तो दिया, H2 दिया है, सॉरी M2 H2, तो H2 तो दिया है हमें, 10 घंटा काम कर रहा है 15 पुरुष, और ये 10 घंटा 15 पुरुष काम कर रहा है, यानी कि 150, है ना, 150 बटे में कितना रुपया, तो ये निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो यहाँ पे उत्तर 900 निकलेगा आपका। बी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए। देखिए सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे बोर्डमास रूल लगाइएगा तो जल्दी सॉल्व कीजिएगा इसको, तो इसका उत्तर आप लोग जी हाँ 4 लाइएगा तो उत्तर सही होगा, ये नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे y का x%, जी हाँ, y का x% यानी कि 100x/100, जी हाँ 100 है, कितना है, 100 है। तो ये अगर हम XY लिखें तो कितना हो जाएगा, 100 गुने 100 यानी कि 10,000। जेड का y%, ZY इज इक्वल टू 200 है ना, इंटू 100 को इधर भेज दीजिएगा तो ये 20,000 हो जाएगा। तो x का और y का संबंध क्या है यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा, तो जब ZY इज इक्वल टू यहाँ पे 20,000 है और
एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 10,000 है, तो दोनों को भाग दे दीजिएगा तो वाई वाई कट जाएगा, तो जेड और एक्स का ये वैल्यू निकलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे निकल जाएगा कितना भाई, 10,000। ठीक, ये जेड बाई एक्स निकल गया था। जब जेड बाई एक्स निकल गया तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ये निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप निकाल दीजिएगा, दोनों को इक्वल करके एक्स और जेड के भाग में देकर 10,000 बटे एक्स और 20,000 बटे जेड। तो ये हमारा जेड इज इक्वल टू 2x का वैल्यू निकलेगा। बी उत्तर यहाँ पे सही होगा। तो ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स का सवाल 6 से 7 क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आप लोग यहाँ पे बताइए कौन सा कथन सही है। a प्लस बी अंडर रूट इज लेस देन a रूट प्लस b रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो हमारा ये सही निकलेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वर्गाकार प्लेट जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक कोने जो कि 0.25 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग काटा जाता है, तो शेष कटे हुए को मोड़कर एक घनाभ बना दिया जाता है। तो शेष में घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन आप लोग कैसे निकालते हैं भाई, जी हाँ याद रखिएगा, घनाभ की पहले लंबाई निकाल लीजिएगा। कैसे निकलेगा, तो भाई हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और लंबाई यहाँ पे जो है इसको 2 इंटू 0.5 से इसको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, याद रखेंगे। और फिर उसके बाद चौड़ाई कितनी निकलेगा, तो 7 माइनस 2 इंटू 0.5, तो ये 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा हमारा लंबाई और चौड़ाई। ऊंचाई दिया हुआ है हमारा 0.5 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आयतन जो होता है LBH होता है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे 18 जो है आंसर आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो साहिल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। यदि वह 5.95 घंटा लगाता है तो उसे घर और कॉलेज के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी को d मान लीजिए और d/4 प्लस d/3 इज इक्वल टू 5.95 हो जाएगा। ये आपका इतना घंटा लगा रहा है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7d/12 इज इक्वल टू 5.95 निकलेगा। तो d का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 10⁻², है ना, 10.2 किलोमीटर, ये निकल जाएगा यहाँ से। दो संख्याएं 15:11 के अनुपात में है, तो इसका मस 13 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। मस होता है तो छोटी संख्या ये है हमें, और लसा निकालना है, तो याद रखेंगे 15:11 के अनुपात में कोई संख्या है, दो संख्या है, तो उसका लसा निकाल दीजिएगा तो इसका उत्तर निकल जाएगा। तो ये बड़ी संख्या निकलेगी दोस्तों 15 गुने, जी हाँ 13 कर दीजिएगा, तो ये हमारा निकल जाएगा 195। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जी हाँ, और 195 यहाँ पे दिया हुआ है, याद रखेंगे। तो आंसर हमारा लसा का निकल जाएगा, आंसर 195। यदि ए जो है किसी आय, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो भाई यहाँ पे सिंपल सा बात है कि जब प्रतिशत में कमी होगा, जैसे कि 25% है कितने भाई, तो 125 पे, है ना। 125 पे कैसे भाई, तो 100 पे अगर है, माना ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय 100 है, तो ए की आय कितना होगा, 125 होगा। तो भाई यहाँ पे लिख लीजिएगा और यहाँ पे आप 100% से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25/125 गुने 100, यानी कि 20% जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि प्रतिशत कमी है ये। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, आपको पता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आंसर कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि जो कि प्रकार नहीं है, तो अनुस्वार संधि कुछ नहीं होता है, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं बोल दिया गया है, तो आंसर कीजिएगा, जी हाँ विद्यालय नहीं है यहाँ पर व्यंजन संधि का। ठीक है, ध्यान रखिए, विद्या प्लस आलय दीर्घ संधि का उदाहरण है यहाँ पे, ये नोट कर लीजिएगा, ये क्या है, दीर्घ संधि का है। चलिए 13 का उत्तर कीजिएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगता है। अब नी प्रत्यय नहीं लगता है, तो प्रत्यय वाक्य के अंत में लगाया जाता है, नी जो है प्रत्यय कुटनी में नहीं लगा है, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। आंसर क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे डी कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे। वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित जो शब्द है सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये नीजवाचक है, जी हाँ,
और सर्वनाम में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। कुछ, मैं, तू, वह, आप, जो, सौ, कौन, क्या, कोई, जिसमें। तो ये आप जो है एक निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो याद रखिएगा, झील जो है एक आपका स्त्रीलिंग वर्ड है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 16 पे। लहना किस कहानी का पात्र है? झील से चलिए आप लोग जो है एक वाक्य नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, है ना, जो स्त्रीलिंग है। लहना किस कहानी का पात्र है? तो लहना जो है दोस्तों याद रखेंगे, ये हमारा किसका पात्र है? तो कहानी का पात्र है। जी हाँ, बी, यानी कि उसने कहा था, बी उसने कहा था। सवाल नंबर 17, अधिनायक की रचनाकार कौन है? अधिनायक जो का उपन्यास है, ये श्री रघुवीर सहाय जी की रचना है। याद रखेंगे, आंसर ए कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 18, अपने, जी हाँ अपने, यहाँ पे अपने किसके लिए लड़ना धर्म है? जी हाँ, नोट कर सकते हैं, 18 का उत्तर करेंगे यहाँ पे बी, यानी कि स्वतत्व, स्वतत्व, स्वतत्व इज द करेक्ट आंसर। बी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 19 पे चलते हैं। जिस पर आक्रमण हो, जी हाँ, जिस पर आक्रमण हो वो है आक्रांत। याद रखेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। निंदा शब्द का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताइए, निंदा शब्द का विलोम होगा यहाँ पर, जी हाँ, ए, यानी कि स्तुति, स्तुति होगा इसका उत्तर सही। चलिए एक सवाल है यहाँ पर कि 21 नंबर ट्रांसलेशन करना है आपको इंग्लिश में। यह हमारी संस्कृति का धरोहर है। द आंसर हो जाएगा यहाँ पर इट इज आवर कल्चरल असेट। ए इज द करेक्ट आंसर। सीधी सी यहाँ पे सीधा बात है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है इसको। तो याद रखेंगे यहाँ पे ही सेड दैट ही हैड ब्रॉट अ हाउस। आई हैव ब्रॉट अ हाउस, ही सेड, उसने कहा, है ना, मैंने एक घर खरीदा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड ब्रॉट अ हाउस। ठीक है, तो यहाँ उत्तर यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 23 पे चलते हैं, आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। पेंट द विंडो, चेंज इन द पेसिव वॉइस, इस वर्ड को पेसिव वॉइस से बदलना है। तो 23 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों। पहले वर्ब का पहला और ऑब्जेक्ट और पेसिव वॉइस लगेगा यहाँ पे। तो लेट ऑब्जेक्ट और बी के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा दीजिएगा। तो लेट द विंडो बी पेंटेड, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, सवाल नंबर चलते हैं, देखिए डायरेक्ट, और 24 और 26 को यहाँ से फिलअप द ब्लैंक्स के जरिए अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। ठीक है, तो आई हैव बीन टू a doctor whose name figured in the time of India, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 24 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों। उसमें खास कौन सा है? तो डॉक्टर है। तो डॉक्टर के आगे क्या लगाएंगे हम लोग? द लगाएंगे, द का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो आई हैव बीन टू द डॉक्टर हुज नेम फिगर इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो 24 का उत्तर हम यहाँ पे बी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे। जी हाँ, द मंकी, ये खाली जगह यहाँ पे बताना है आपको, यहाँ पे जहाँ पे द का प्रयोग किया गया है और इसमें द थ्री मंकीज दैट escaped फ्रॉम द दिल्ली जू वेयर फाउंड ईटिंग अ बनाना। ठीक है, मेनी नहीं हो सकता है यहाँ पर, है ना, द मेनी नहीं होगा, द ऑल नहीं होगा, द डिफरेंट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सही वर्ड जो है कुछ ही संख्या को सूचक करता है यहाँ पे। सवाल नंबर 26, वी आर फिल इन द ब्लैंक्स टू द गो टू आउट फॉर अ पिकनिक टुमारो। 26 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, वी आर प्लानिंग टू गो आउट फॉर द पिकनिक टुमारो। 27, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। 27 का उत्तर करेंगे यहाँ पे सी, यानी कि व्हीकल हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड दिया गया है। 28 का उत्तर करेंगे फ्रॉम फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स हुड। हुड के साथ कौन सा वर्ड यहाँ पे लगेगा? बुकहुड नहीं होता है, कॉपीहुड नहीं होता है, लाइवहुड और चाइल्डहुड, ये दोनों में से क्या होगा? आप सही उत्तर करेंगे यहाँ पे। तो 28 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, सफिक्स हुड में चाइल्डहुड इज द बेस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, मीनिंगफुल बनता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हम लोग सी कर लेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 29, फाइंड द वर्क सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द कंसंट्रेंट। जी हाँ, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, कंसंट्रेंट यानी कि प्रतिबंध लगाना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि यहाँ पे आंसर कर लेंगे रिस्ट्रिक्शन। जी हाँ, आंसर ए कर लीजिएगा, जो कि इसका सिमिलर वर्ड यहाँ पे हो जाएगा। सवाल नंबर 30, फाइंड द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट।
आंसर कर लेंगे यहाँ पे। जी हाँ, आंसर कर लेंगे यहाँ पे। इस वाक्य में द बॉय जो है ये सब्जेक्ट है, इज द करेक्ट आंसर, ये सब्जेक्ट बताना है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 31 पे, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। ये थोड़ा रीजनिंग का सवाल है, गुणनखंडों का संख्या ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो आपको बताना है, आंसर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ 213 है, ये आप ध्यान रखिएगा, इज द करेक्ट आंसर। मान निकाले तो भाई इसको भी बोर्ड मास पे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, 70 उत्तर होगा यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट। रमेश, दिनेश और महेश एक वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाते हैं। रमेश एक चक्कर में 1.2/7 और दिनेश जो है एक चक्कर जो है 1.1/14 तथा महेश एक चक्कर 1.3/7 सेकंड में लगा लेता है। तो यदि वह तीनों एक साथ चलना प्रारंभ करे तो कितनी देर के बाद फिर मिलेंगे? तो इसका उत्तर कर लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जी हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 34 पे, आंसर कर लीजिएगा इसका। 34 का इट्स ए, जी हाँ नोट कर लीजिएगा। और 35 का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 36 पे, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर जरूर कर लीजिएगा। 36 का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, जी हाँ, पूछा गया है कि इस 2015-16 के लिए कंपनी ABC जो है किस क्षेत्र में सर्वोच्च व्यय करती है? तो आंसर कर लीजिएगा अनुसंधान और विकास क्षेत्र में, डी उत्तर यहाँ पे होगा। सरलीकरण करना है यहाँ पे आपको, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सरलीकरण का उत्तर कर लीजिएगा 37 का, डी हो जाएगा। x = 9 वैल्यू आएगा यहाँ पर, निकाल लीजिएगा इसको। और यहाँ पे जो है 38 का उत्तर भी यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, तो डी उत्तर आएगा, इज द राइट आंसर। चलिए, 2 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर पहले उत्तर की ओर फिर पश्चिम की ओर लगाया गया, जिसमें कि विस्थापन क्रमशः 3 मीटर और 4 मीटर हुआ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो कुल कार्य कितना हुआ? तो 41 का उत्तर यहाँ पे कर लीजिएगा, 14 जूल होगा उत्तर, जी हाँ, निकाल लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 42 पे। एक इलेक्ट्रॉनिक लैंप जो है निम्नलिखित अंकित, जो कि 60 वाट और 240 वोल्ट, यदि यह 200 वोल्ट पर कार्य करे तो उसमें प्राप्त जो विद्युत धारा होगी वो क्या होगी? तो उत्तर कर लीजिएगा यहाँ पे बी, यानी कि 0.21 एम्पियर होगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 43 पे। 4 किलोग्राम और 9 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान है, उनके वेग का अनुपात क्या होगा? तो आंसर कर लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, जी हाँ, v1/v2 = m2/m1 निकाल के 9/4 यानी कि 3/2 हो जाएगा, तो डी उत्तर होगा। सवाल है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक 4.0 सेंटीमीटर वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका जो है 1.0 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने? तो आंसर कर लीजिएगा 60 सेंटीमीटर पे, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 45। एक चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 2.5 एम्पियर है। यदि तार के सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट हो जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो आंसर कर लीजिएगा, ये 4 ओम हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, प्रतिरोध = विभवांतर बटे धारा होती है, ये आपको याद रखना होगा। जी हाँ, क्या होता है, तो V/I होता है, लोग R निकालते हैं जैसा कि आपको पता है, तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते 46 पे, आंसर करेंगे 176 ओम प्रतिरोधक समानांतर क्रम में आवश्यकता है, जो कि 5 एम्पियर की धारा 220 वोल्ट चालक तार के ले जाने के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए उत्तर कीजिएगा सी, यानी कि 4 आएगा, जी हाँ, 4 ओम निकल कर आएगा, जो कि समानांतर श्रेणी में इसको लगाया जाए तो। एम द्रव्यमान के एक गोले का पलायन वेग निकालना है, तो 47 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2gm/r√। सवाल नंबर 48। साधारण लोलक की आवृत्ति जो है f हर्ट्ज है, तो 2 मिनट में लोलक का दोलन क्या करेगा? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 48 का, जी हाँ, 120 फोकस पर ये कार्य करेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। एक युक्ति जो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, उसे कहते हैं दोस्तों तापीय पुंज, यानी कि थर्मोपाइल। सवाल नंबर चलते हैं 50 पे। गति के दौरान किसी कार में टायरों में वायु दाब क्या होता है? जी हाँ, तो गति के दौरान जो है वो दाब बढ़ता है, जी हाँ, नोट कर सकते हैं, बढ़ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 51। जर्मेनियम किसमें पारदर्शी होता है? जर्मेनियम अवरक्त प्रकाश में पारदर्शी होता है, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 52 पे। जल की Na2O2 से क्रिया की जाए तो क्या बनता है?
तो ये बनेगा दोस्तों ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन निष्कासित होगा। सवाल नंबर 53, रीडबर्ग स्थिरांक की इकाई क्या है? ये है दोस्तों, याद रखेंगे सीजीएस, मात्रक अर्ग में इसको डिनोट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे 53 का आंसर सेंटीमीटर पर में हो जाएगा। सवाल नंबर 54, जल की कठोरता व्यक्त की जाती है। जल की कठोरता हम लोग पीपीएम में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? पीपीएम में व्यक्त करते हैं। पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं इसको। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 55, देखिए तीसरा ए है ना, थर्ड ए का समूह तत्व नहीं है। आवर्त सारणी की बात हो रही है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों सी, जो कि नहीं होता है, जर्मेनियम इसमें नहीं होता है। तीसरे समूह के ए में जर्मेनियम नहीं होता है। तीसरे समूह के ए में बोरोन होता है, वर्ग का, ये बोरोन वर्ग का वर्ग है। तो बोरोन, एल्युमिनियम, ग्रेडियम और INTI और NH से इसको डिनोट करते हैं यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे शामिल है इस ग्रुप में। सवाल नंबर 56 पे चलते हैं। निम्न में से उभयधर्मी है। उभयधर्मी कौन है? उभयधर्मी क्या होता है भाई? तो आवर्त सारणी में, जी हाँ, SnO2 ही एक उभयधर्मी है। याद रखेंगे, आवर्त में तत्वों में ऑक्साइड की प्रकृति धीरे धीरे प्रबल क्षारीय में प्रबल अम्लीय हो जाए, हम लोग उसको कहते हैं। तो ये आंसर कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, सवाल नंबर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन किसी एक्स गैस की तुलना में 5 गुना अधिक तीव्रता से विसरित होता है, तो एक्स का अणुभार क्या होगा? 57 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और गैसों का विसरण क्या होता है? तो आप लोग ने पढ़ा होगा, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 गैसों का अणुभार अंडर रूट। जी हाँ, याद रखेंगे, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 50 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जी हाँ, किसी परमाणविक त्रिज्या अधिकतम है। किसकी परमाणविक त्रिज्या अधिक है? देखिए, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा, तो इसमें मैग्नीशियम का सबसे अधिक होता है परमाणविक त्रिज्या। अगर हम बात करें दोस्तों परमाणविक त्रिज्या की माप, तो हम लोग एंगस्ट्रम में इसकी माप करते हैं। तो हमेशा आप लोग देखेंगे इसका जो माप होगा एंगस्ट्रम में डिनोट किया जाता है। नाभिकीय त्रिज्या की माप जो है फर्मी में की जाती है। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि सनई, सनई जो है किस कुल का पौधा है? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए आंसर सोच समझ के कीजिएगा। बिल्कुल, तो फेबेसी इज द करेक्ट आंसर। फेबेसी इज द करेक्ट आंसर। इसका वास्तविक नाम जो है क्रोटोलेरिया जन्सिए है, नोट कर सकते हैं, क्रोटोलेरिया है। याद रखेंगे, सनई एक तरह का एशियाई कुल का पौधा है दोस्तों, जो कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 आंसर करेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा मास स्पीसीज नहीं है? जल्दी से आंसर कर लेंगे यहाँ पे। जी हाँ, अगर हम बात करें इनमें से कौन सा मास स्पीसीज नहीं है, तो डी उत्तर कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी हैं, फुनेरिया, बारबुला और पॉलीट्रेकम। नोट कर सकते हैं, आंसर कर लीजिएगा, ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट। अगर अगर उत्पन्न करने वाला शैवाल कौन सा है? बिल्कुल, अगर अगर नामक पदार्थ होता है दोस्तों, जिसको उत्पन्न करता है जलेडियम। कौन सा? जलेडियम। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुचन गति का उदाहरण नहीं है? तो अधोकुचन इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। अधोकुचन क्या है? तो इस प्रकार की गति में पत्ती जो होता है उसके ऊपरी पक्ष में अधिकतम वृद्धि होती है, जिसे हम लोग पुष्पकलिका, जी हाँ, कहा जाता है। तो आंसर करेंगे ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 63, कौन सा एक जंतु द्विलिंगी होता है? 63 का आंसर कर लेंगे दोस्तों, लीच यानी कि जोंक इज द करेक्ट आंसर। लीच कहते हैं इसको, ठीक है, द्विलिंगी जंतु होता है, ठीक है। और एस्केरिस जो होता है, शहद मक्खी, घरेलू मक्खी, ये लिंगी जंतु होते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 64 पे। गैसीय हार्मोन क्या होता है? बिल्कुल याद रखेंगे, 64 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इथिलीन होता है। जी हाँ, इथिलीन मात्र एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है 65, हीमोफीलिया जिसका एक उदाहरण है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। जी हाँ, हमारे शरीर में बाहर से ये बहता हुआ रक्त जमता है और जमने नहीं देता है। यह बीमारी रक्त में, जी हाँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ को कम करता है। तो आंसर कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है?
आंसर कर लीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का सी, उस्ताद अलाउद्दीन खान। जी हाँ, ये संबंधित नहीं है, ये सरोदवाद से संबंधित है, सरोद से। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 67 पे। भारत की मार्शल आर्ट की एक खेल नहीं है इनमें से, है ना, तो आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, जेल हाउस रॉक जो है ये मार्शल आर्ट का खेल नहीं है, इससे संबंधित जेल हाउस रॉक जो होता है अमेरिकी मार्शल आर्ट खेल है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भारत का पूछा गया है तो थांगटा, परिखांडा और सिलंबम ये तीनों के तीनों जो है संबंधित हैं भारत की मार्शल आर्ट से, लेकिन ये अमेरिकन मार्शल आर्ट है। विश्व विरासत स्थल जो कि बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य से संबंधित है? 68 का आंसर कर लेगा दोस्तों, ए गोवा से संबंधित है ये बेसिलिका ऑफ बोम जीसस। सवाल नंबर चलते हैं 69 पे। कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर करेंगे नहीं बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। वॉर एंड पीस जो है ये विक्टर ह्यूगो से सुमेलित किया गया है, जो कि गलत है यहाँ पे। जी हाँ, जो कि ये हमारा मैच गलत है, याद रखेंगे। बी उत्तर जो है हमारा गलत हो जाएगा। जी हाँ, आंसर हम बी कर लेंगे। जी हाँ, वॉर एंड पीस जो पुस्तक है ये लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सवाल नंबर 70, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? ये सभी कोई जानते होंगे, पुणे इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, अगर आपने उत्तर ए मारा है तो सही है। भारतीय, देखिए प्रथम भारतीय सप्रेषण, है ना, सैटेलाइट एक एप्पल छोड़ा गया है, तो एक याद रखिएगा एप्पल से संबंधित ये प्रश्न आएगा, तो ध्यान रखिएगा 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। सी इज द करेक्ट आंसर। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? ये भी बता चुके हैं। जी हाँ, इज द लग्जमबर्ग इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, WHO का मुख्यालय जेनेवा में है, ये आपको याद रखना है। सवाल नंबर 73 पे चलते हैं। दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर, ए नोट कर सकते हैं। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो आंसर कर लीजिएगा यहाँ पर ए यानी कि वंदे मातरम इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 75 पे चलते हैं। लाल सेना का गठन किया गया था। लाल सेना का गठन किया गया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लियोन टॉटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के स्थापना की शुरुआत की गई? तो पलासी का युद्ध हुआ था, ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पलासी का युद्ध इज द करेक्ट आंसर, 23 जून 1757, याद रखेंगे 1757। सवाल नंबर चलते हैं 77 पे। विधवा विवाह कानून, जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे विधवा विवाह कानून जो है लॉर्ड कैनिंग के पास किया गया था। जी हाँ, ये इन्होंने पास किया था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल। यह 1856 में इसको लाया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। सवाल नंबर चलते हैं 78 पे। मनका बनाने का कारखाना कहाँ है? मनका बनाने का कारखाना दोस्तों चूहदड़ों में पाया गया है। जी हाँ, आपको मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया भी है। ठीक है, जो वन लाइनर क्वेश्चन आपको करवाए हैं बिहार सिपाही के लिए, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। 79, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स सी, गोवा इज द करेक्ट आंसर। गोवा इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन एक जो है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? 80 का उत्तर करेंगे दोस्तों, पचमढ़ी इज द करेक्ट आंसर। डी, पचमढ़ी इज द करेक्ट आंसर, जो कि इसमें से नहीं है। पचमढ़ी जो है दोस्तों महादेव श्रेणी में मध्य प्रदेश में स्थित एक हिल स्टेशन है। जी हाँ, ये आपको याद रखना है। बल्कि यहाँ पे अगस्त मलाई, नीलगिरी और नल्ला मलाई जो है ये आपका जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। और भारत में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो कुल संख्या 18 है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 81 पे। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। जी हाँ, इट्स अ डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। और ये गर्मी के समय में होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून बहने के चलते केरला से। 82, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहते हैं लोग? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी यानी कि 17.5 इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 83 पे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है?
मध्य प्रदेश में है वन क्षेत्र, ये याद रखना है आपको। और सबसे अधिक प्रतिशत वन का जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में है ना। सबसे अधिक प्रतिशत वन जो है मिजोरम में है। लेकिन अगर पूछेगा कि अधिक वन क्षेत्र कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। वन, भारत में वन का प्रतिशत लगभग 24% है पूरे विश्व का, ये आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण संतुलन के लिए कुल 33% क्षेत्र का वन रहना अनिवार्य है, जो कि भारत में कम है। ये वो दोस्तों, विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, याद रखेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। अन्नाईमुड़ी 3 पहाड़ियों से केंद्र से घिरा हुआ है ये बिंदु। सवाल नंबर 85, चुंबकीय निरक्ष का निकट संबंध किससे है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, उपग्रह छोड़ने से है इसका संबंध। जी हाँ, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है और भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक भी डॉक्टर होमी जहांगीर को भाभा को बताया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। सवाल नंबर 86, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, इट्स ए, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। 87, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का क्या नाम है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का नाम है अधिकेंद्र। बी इज द करेक्ट आंसर। और भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा है ना सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 88 का आंसर कर लेंगे दोस्तों, इट्स अ सी। जी हाँ, कुल 12। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं आप लोगों को। जी हाँ, 25 साल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि महेंद्र सिंह टिकैती है ना, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत ने किस आंदोलन को संगठित किया था? आंसर करेंगे, इट्स ए, भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन था। सन 1980 का दशक था। महेंद्र सिंह टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन आंदोलन चलाया था। महाराष्ट्र से संबंधित था यह संगठन, ये भी आपको याद रखना होगा। और सवाल नंबर चलते हैं 91 पे, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, प्रधानमंत्री। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? तो ये याद रखिएगा, जी हाँ, इनमें सभी 5 वर्ष उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहना चाहिए और 10 साल तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुके रहना चाहिए और राष्ट्रपति की नज़र में जी हाँ कानून का ज्ञाता भी होना चाहिए। सवाल नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? तो 93 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, प्रत्यक्ष कर तो हम लोग संपत्ति यानी कि वेल्थ टैक्स को कहते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 94 पे आंसर करेंगे, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? 94 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ए, यानी कि जी हाँ 1954 में दिया गया इसको, उसका लोकसभा का नाम। इसको पहले हाउस ऑफ पीपल कहते थे लोकसभा को। ग्रेट ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का ये जनक होता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 95 पे, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कौन करता है? सवाल का आंसर है, प्रधानमंत्री करते हैं। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? आंसर करेंगे, फैजाबाद में है। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 97, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत? जी हाँ, याद रखेंगे, इट्स अ ए, यानी कि प्रत्यक्ष कर है। ये इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 98, यदि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोध हो तो मान्यता मिलती है किसको? बिल्कुल केंद्र के कानून को मिलती है। सवाल नंबर चलते 99 पे, विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? तो ये याद रखेंगे, इट्स ए, यानी कि विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर को मनाते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए, इससे पैटर्न समझ में आना चाहिए आपको कि कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस के भी टॉपिक आप लोगों ने देखे, साइंस का थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पे कठिन हो सकता है आप लोग के लिए, लेकिन बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सारे आपको पढ़ाए जा रहे हैं। सुबह आपका वीडियो देखिए, वो अभी आपका वीडियो काम लायक है, वहाँ से जितने वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपको काम जरूर आएगा एग्जाम में। बाकी जो क्वेश्चन आपको है इन सभी टॉपिक के स्टैटिक पार्ट भी करवाएंगे हम लोग सुबह में, और यहाँ पे एक टेस्ट प्रैक्टिस भी आपका चलता रहेगा शाम को। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तभी आपका सपोर्ट मिलेगा, तो ये वीडियो भी आगे बढ़ता रहेगा। जय हिंद।